हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामेडिकल का जो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सामान्य हिंदी में जो है सो किस तरीके से क्वेश्चन जो है सो आता है और उसमें किस तरीके से जो है सो दिया रहता है ऑप्शन उसका। तो इसके आधार पे हम लोग आज देखेंगे इस क्लास को। तो आइए हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन से कि जैसे सामान्य हिंदी का क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंदी की लिपि क्या है। क्या कहता है कि हिंदी की लिपि क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला ऐसे ही आपको दिया रहेगा कि संस्कृत, दूसरा रहेगा रोमन, तीसरा रहेगा ब्राह्मणी और चौथा रहेगा देवनागरी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हिंदी का जो लिपि होता है वो कौन होता है, तो देवनागरी होता है। ये तो आप लोग को पता होगा। और देखिए, इसमें जो है सो सबसे पहले आप लोग लिपि को याद रखिएगा कि जो लिखने की जो शैली होती है उस चीज को हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे हिंदी लिखते हैं तो इसको देवनागरी में कहते हैं कि देवनागरी है। उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश को रोमन बोलते हैं, और जैसे कोई लोग उर्दू लिखता है तो उसको फारसी बोला जाता है। तो उसी तरीके से जो है सो हम लोग अलग अलग जो है सो लिपि को कह सकते हैं कि जो है सो वो कौन सी लिपि है। तो वो इस तरीके से हम कहेंगे कि हिंदी को जो हम लोग लिखते हैं वो कौन सी लिपि होती है, तो देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि हिंदी का जो लिपि होता है वो कौन होता है, तो देवनागरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत और मराठी और नेपाली लिपि का भी जो भाषा का भी जो लिपि होता है वो कौन सा होता है, तो वो जो है सो आपका देवनागरी के ही अंदर आता है। ये सारा का सारा जो भाषा आता है संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये सारा का सारा जो है सो किसमें आता है, तो देवनागरी लिपि के ही अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, पहला में दिया गया है देवनागरी, दूसरा में दिया गया है रोमन, तीसरा में नेपाली और चौथा में संस्कृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला में दिया हुआ है जैसे रोमन, दूसरा में खरोष्टी, तीसरा में ब्राह्मणी और चौथा में गुरुमुखी। तो देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किस से हुआ है, तो वो जो है सो आपके ब्राह्मणी लिपि से जो है इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देवनागरी लिपि जो होता है आप लोग जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि देवनागरी लिपि जो होता है हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि जैसे कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला कहता है खरोष्टी, दूसरा कहता है देवनागरी, तीसरा कहता है रोमन और चौथा कहता है फारसी। तो देखिए जो दाईं से बाईं की ओर जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि होती है, तो फारसी लिपि होती है। उर्दू में जो लिखा जाता है वो फारसी लिपि कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारसी लिपि। ठीक है, ये फारसी जो होता है वो उर्दू जो लिखा जाता है वो फारसी में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। यानी दाईं से बाईं की ओर जो है सो फारसी लिपि को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देवनागरी लिपि क्या है। तो देखिए पहला कहता है कि वर्णात्मक लिपि, दूसरा कहता है अक्षरात्मक लिपि और तीसरा कहता है सूत्र लिपि और चौथा कहता है चित्र लिपि। ठीक है, तो देखिए ये जो देवनागरी लिपि जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि अक्षर के रूप में उसे दर्शा करके लिखते हैं। इस कारण से जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। नहीं कि वर्णात्मक लिपि हम कहेंगे, नहीं तो सूत्रनात्मक कहेंगे और नहीं ही चित्रनात्मक, क्योंकि चित्र के रूप में तो लिखते नहीं है। उसके बाद सूत्र के रूप में भी उसे नहीं लिखते, संकेत के रूप में भी नहीं लिखते हैं और वर्ण के रूप में भी उसे नहीं लिखते हैं। अलग अलग करके उसे क्या करते हैं, तो अक्षर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्षरात्मक लिपि हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोमन लिपि क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि सूत्र लिपि, दूसरा कहता है वर्णात्मक लिपि और तीसरा कहता है चित्र लिपि और चौथा कहता है अक्षरात्मक लिपि। ठीक है, तो देखिए ये जो रोमन लिपि होता है वो रोमन लिपि जो है सो क्या है, तो ये जो है से एक वर्णात्मक क्या है, लिपि है। क्या है,
वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। ये रोमन जो लिपि होती है वो कौन सा होता है, वर्णात्मक लिपि होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है। क्या कहता है कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है, ऐसे ही आपको दे देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो है सो कौन है, ठीक है। तो देखिए पहला में जैसे दिया गया है ब्राह्मणी, दूसरा में दिया गया है रोमन, तीसरा में संस्कृत और चौथा में देवनागरी। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वो कौन सी है, तो ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। क्या कहता है कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो 4, दूसरा कहता है कि 2 और तीसरा कहता है 13 और चौथा कहता है 3। तो देखिए हिंदी में जो ह्रस्व वर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो 4 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर ए ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व वर्ग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए इसका आंसर ये हो गया। इससे आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अ का उच्चारण स्थान है। क्या कहता है कि अ का उच्चारण स्थान है, ऐसे ही भी दे सकता है आपको एग्जाम में, या इसी को थोड़ा बदल करके दे देगा कि अ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए पहला कहता है कि तालु, दूसरा कहता है मुद्रा और चौथा कहता है ओष्ठ, तीसरा कहता है ओष्ठ और चौथा कहता है कंठ। तो देखिए अ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन होता है, तो हमेशा जो है याद रखिएगा कंठ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। अ का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। हम लोग कंठ से उच्चारण करते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं बोल करके भी कि जैसे किसी भी जैसे वहां दे देगा कि इसका उच्चारण स्थान कौन होता है, तो उसको एक बार मन ही मन एक बार पुकार करके आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको आप आंसर मार सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ गए। इससे आगे देखिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है र तथा री का उच्चारण स्थान है। तो देखिए पहला कहता है कि तालु, दूसरा कहता है कंठ, तीसरा कहता है दंतोष्ठ और चौथा कहता है मुद्रा, ठीक है। तो देखिए र और री का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमेशा क्या होता है, तो मुद्रा से इसका उच्चारण किया जाता है। किससे किया जाता है, मुद्रा से। र और री का जो होता है मुद्रा से उच्चारण होता है, तो इसलिए इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर, मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी याद रखिएगा आप लोग, मूर्धा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो देखिए घोष वर्ण इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जैसे देखिए कहता है स, दूसरा कहता है अ, तीसरा कहता है ख और चौथा कहता है ह। तो देखिए निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन हो जाएगा, तो घोष वर्ण जो है सो ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, डी हो जाएगा, ह हो जाएगा। घोष वर्ण जो होता है ह आता है, ठीक है। ये तलम से, मूर्धन से, दंत से और ह, ये 4 होता है घोष वर्ण। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दे सकता है कि घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तालम से, मूर्धन से, दंत से और ह जो होता है वो घोष वर्ण के जो है सो घोष वर्ण के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए समझ गए इसका कि घोष वर्ण कौन सा है, तो ह है घोष वर्ण। देखिए इससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो देखिए पहला कहता है कि स, दूसरा कहता है ज, तीसरा कहता है प और चौथा कहता है ख। तो देखिए जो कहता है कि इसमें 4 ऑप्शन जैसे इसमें दिया गया है और कहता है कि इसका उच्चारण स्थान कौन होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंठ से जो उच्चारण स्थान होगा वो किसका हो जाएगा, ख का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ख का जो हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। लेकिन यहाँ पूछ भी रहा है वही चीज कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण जो है कंठ से होगा, और 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो ख का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर डी मारेंगे, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। क्या कहता है कि हिंदी में जो है सो अंतःस्थ वर्ण की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो देखिए पहला कहता है कि 4, दूसरा कहता है 5, तीसरा कहता है 2 और चौथा कहता है 3। तो देखिए हिंदी में जो है सो अंस्थ जो है सो वर्णों की जो है सो संख्या जो है सो कितना है, तो 4 है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंतःस्थ वर्ण की जो संख्या है कितनी है,
4 है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे शायद आप लोग इसको पूरा पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। इससे आगे अभी हम बताते हैं, आप लोग क्या कीजिए, फटाफट जो लिखना चाहते हैं लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए ये जो है सो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, ये आप लोग को पता ही होगा। देखिए कि इसको पहला में जैसे कहता है संयुक्त स्वर, दूसरा कहता है व्यंजन वर्ण, तीसरा कहता है अर्ध व्यंजन वर्ण और चौथा कहता है अर्ध स्वर, ठीक है। तो देखिए वह को जो रखा जाता है वो किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो जो है सो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए पहला कहता है कि ल, दूसरा कहता है च, तीसरा कहता है घ और चौथा कहता है ग। तो देखिए अघोष वर्ण जो है सो कौन सा है, तो देखिए अघोष वर्ण इसमें हो जाएगा च, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण जो है सो कौन है, तो च है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला कहता है कि दंतालु, दूसरा कहता है तालु और तीसरा कहता है मुद्रा और चौथा कहता है दांत से या दंत से, ठीक है। तो देखिए स का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है, तो तालु से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, तो तालु से होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इससे अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घई का जो है सो उच्चारण स्थान है, क्या कहता है कि दीर्घई का जो है सो उच्चारण स्थान है। तो देखिए पहला कहता है कि मुंह, दूसरा कहता है मुद्रा, तीसरा कहता है दंत या दांत और चौथा कहता है तालु। तो देखिए हर्षई का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो वो जो है सो तालु है, कौन सा है, तालु है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। हर्षई का जो है सो उच्चारण हम लोग किससे करते हैं, तो तालु से करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इससे आगे देखिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ल का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए ल का जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा है। देखिए पहला कहता है कि दंत, दूसरा कहता है तालु, तीसरा कहता है मुद्रा और चौथा कहता है ओष्ठ। तो देखिए ल का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन कौन होता है, तो दंत होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए मारेंगे इसका आंसर, ठीक है। कि ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है। तो देखिए इसमें जो है सो देखिए ये जयचंद जो है सो कोई शासक है, ठीक है, शासक है। तो इसलिए किसी पर्सनली शासक के होने के कारण जो है सो शासक ये हम कह सकते हैं किसी वंश है, कोई वंश है ये, ठीक है, जयचंद। तो इसलिए जो है सो ये क्या करता है कि जैसे एक वंश के होने के कारण जो है सो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके आंसर कहता है कि जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा कहता है समूहवाचक संज्ञा है, तीसरा कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और चौथा कहता है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए जयचंद जो है सो एक जो है सो किसी वंश का नाम है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जयचंद क्या कहता है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है, यानी कि ये जयचंद जो है ये कौन सी संज्ञा है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जयचंद किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है सो क्या है, तो कोई वंशज का जो है सो नाम है, इसलिए जो है सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए पहला कहता है कि शहर, दूसरा कहता है गाय, तीसरा कहता है विवेकानंद और चौथा कहता है नदी। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का इसमें जो है सो उदाहरण कौन नहीं है, तो शहर देखिए एक क्या है, तो बहुत सारा शहर है, तो ये जाति में आ जाएगा, ये भी गाय, यह भी एक जाति में आ जाता है, नदी भी बहुत सारा है तो इसलिए यह भी जाति में आ जाता है। ये जो क्या पूछ क्या रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए विवेकानंद जो है क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इसी तरीके से हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि शहर, दूसरा कहता है कक्षा, तीसरा कहता है गुच्छा और चौथा कहता है तेल। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको जानते ही होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाता है, तो इसका तेल हो जाएगा, क्योंकि गुच्छा इसको गिनती किया जा सकता है, कक्षा में भी गिनती किया जा सकता है, शहर को भी गिनती किया जा सकता है, लेकिन ये द्रव्यवाचक जो है सो इसको गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। द्रव के रूप में ये मौजूद होने के कारण इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। देखिए पहला कहता है कि मानवता, दूसरा कहता है चावल, तीसरा कहता है सभा और चौथा कहता है आदमी। तो यहाँ कह क्या रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। क्या कहता है, समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए ये जो मानवता, ये तो क्या कर रहा है कि सभा को नहीं दर्शा रहा है, यानी कि समूह को नहीं दर्शा रहा है, किसी खास जो है सो व्यक्ति को जो है सो दर्शा रहा है, यानी मानव को दर्शा रहा है। ये चावल भी जो है सो क्या हो जाएगा, समूह में नहीं रहता है। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा इसका क्या होता है, भाग होता है, तो उसको हम लोग समूह में नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन सभा में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, इसलिए जो है सो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, सभा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए आदमी भी प्रॉपर कोई एक आदमी होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका समझ गए कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो सभा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो देखिए पहला कहता है कि भाववाचक संज्ञा, दूसरा कहता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है समूहवाचक संज्ञा और चौथा जो कहता है वो कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए कह क्या रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो समझ गए इस तरीके से आप लोग। देखिए इसमें हम लोग जो है सो 23 जो है सो क्वेश्चन को देखे इस क्लास में। इसी तरीके से हम लोग जो है सो इससे अगले जो क्लास में आएंगे उसमें भी हम लोग जो है सो सामान्य हिंदी से जितने भी पैरामेडिकल में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस सारे जो है सो क्वेश्चन को हम लोग इससे अगली क्लास में भी देखने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से 20-25 क्वेश्चन को लेके आएंगे इससे अगली क्लास में भी। तो आप लोग शायद इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।